Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Nabi Sabri here. एक्सपोजिटरी ऐसे आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि इससे पहले टाइप्स ऑफ ऐसे जो मेन 3 टाइप्स ऑफ ऐसे हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स के हवाले से, उन पे हमने एक लेक्चर देखा था टाइप्स ऑफ ऐसे पे कि ऐसे क्या है और उसकी मेन टाइप्स क्या हैं। और उनमें से 3 टाइप्स एक्सपोजिटरी ऐसे, आर्गुमेंटेटिव ऐसे और प्रोवर्बियल ऐसे, ये तीनों के ऊपर हमने बात की थी। ये 3 इसकी टाइप्स हैं। तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो फर्स्ट टाइप ऑफ ऐसे एक्सपोजिटरी ऐसे है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो एक्सपोजिटरी ऐसे को पढ़ने के लिए ये हमारा एक 4 स्टेप प्रोसेस है, जो कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसको एक एग्जाम्पल के साथ सारी चीज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्सपोजिटरी ऐसे क्या है। ये हमने पहले लेक्चर में भी देखा था कि एक्सपोजिटरी ऐसे एक ऐसा ऐसे होता है जो कि कुछ फैक्ट्स या सिचुएशन या इंफॉर्मेशन किसी भी चीज को एक्सपोज करता है। दूसरे लफ्जों में ये कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमें देता है। उस इंफॉर्मेशन देने के लिए डिफरेंट टाइप्स इसकी फर्दर हैं, लेकिन ये है कि हम फर्दर टाइप्स की डिस्कशन में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा ये ऐसे एक लॉन्ग ऐसे होगा सीएसएस का। और लॉन्ग ऐसे में इन सब टाइप्स को हम मिक्स करके लिखते हैं, ना ये कि किसी एक टाइप को लेके, अदरवाइज फिर इसमें एक इनकम्प्लीटनेस रह जाती है और बात ऐसे जो है ना बिल्कुल वन साइडेड सा हो जाता है और वो कोई इफेक्टिव और इम्प्रेसिव ऐसे नहीं होता। तो एक्सपोजिटरी ऐसे के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है, वेरी वेरी बेसिक थिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोजिटरी ऐसे, कि आप मेनली ऐसे का, एक्सपोजिटरी ऐसे का स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं। और वो स्ट्रक्चर ये इस वक्त आपके सामने है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ये हैं 3 मेन पार्ट्स। इंट्रोडक्शन भी 1 पैराग्राफ का होता है, जो द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द ऐसे है। और कंक्लूजन भी 1 पैराग्राफ होता है और वो द लास्ट लास्ट पैराग्राफ ऑफ ऐसे है। और इसमें इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो 3 इसके पार्ट्स हैं: हुक, कॉन्टेक्स्ट और थीसिस स्टेटमेंट। हुक होता है इंट्रोडक्शन का फर्स्ट सेंटेंस और थीसिस स्टेटमेंट होता है इंट्रोडक्शन का लास्ट सेंटेंस। ठीक हो गया। और दरमियान में कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट असल में वो वाले सेंटेंसेस को कहते हैं जो कि हुक से थीसिस स्टेटमेंट तक हमें लेके जाते हैं। हुक से थीसिस स्टेटमेंट तक जो पार्ट हमें लेके जाता है उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। दूसरे लफ्जों में थीसिस स्टेटमेंट, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, इससे पहले जो शॉर्ट एसे के ऊपर मेरे लेक्चर्स हैं, शॉर्ट एसे को कंप्लीटली किस तरह से लिखते हैं, उसके ऊपर मैंने थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर एक अलग से लेक्चर दिया हुआ है, जो कि आप इससे पहले देख सकते हैं। जो मेरे क्लास में स्टूडेंट हैं उन्होंने तो ऑलरेडी जाहिर है कि पहले पढ़ा हुआ है और मैंने उनको एक कंटिन्यूटी में साथ करवाया हुआ है। थीसिस स्टेटमेंट थीसिस स्टेटमेंट हमारे पूरे ऐसे की पिवट होती है, जान होती है, पूरे ऐसे का सेंट्रल आइडिया होता है और पूरा ऐसे इसके ऊपर बेस करता है। ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है एक तरह से पूरे ऐसे का। और थीसिस स्टेटमेंट चूंकि हम पहले बना चुके होते हैं बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग, जब हम प्लान कर रहे होते हैं ना, आउटलाइन बनाते हैं, तो उस वक्त ही हम थीसिस स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पे सिर्फ थीसिस स्टेटमेंट को ला के हमने इधर फिट ही करना होता है। तो चूंकि हम पहले बना चुके होते हैं तो इसलिए फिर फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करके इस तक आइडियाज को लाना जाहिर है एक सीक्वेंस के साथ हो। कॉन्टेक्स्ट का मतलब आप एक समझ लें कि एक सिचुएशन है जो कि आपके इस
एसे की रीजन पैदा करती है, ठीक है? आपके इस एसे की रीजन पैदा करती है, उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अब इसके बाद जब हम आते हैं तो मेन बॉडी है। मेन बॉडी असल आपका ऐसे होता है जो थीसिस स्टेटमेंट से लिंक लेके आगे चलता है, और ये जो असल ऐसे है, इसके आइडियाज की अरेंजमेंट ही असल चीज। देखें, इस वक्त हमारा जो मेन टारगेट है वो है कि एक्सपोजिटरी ऐसे को हम अरेंज कैसे करते हैं, कौन से ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम अपने ऐसे को एक फाइनल पॉइंट तक पहुंचाते हैं, ठीक है? तो उसके लिए ऐसे को पार्ट्स को डिस्कस करना भी बड़ा जरूरी है। तो जब हम मेन आइडिया में आते हैं तो मेन आइडिया में दो तरह के आइडियाज होते हैं मेन बॉडी में याद रखें, दो तरह के आइडियाज होते हैं, एक इसेंशियल आइडियाज हैं और एक कॉम्प्लीमेंट्री आइडियाज है। मतलब मेन बॉडी का हर पैराग्राफ किसी ना किसी आइडिया के ऊपर बेस करता है, ठीक है? तो उन सबको मेन आइडियाज कहते हैं, और मेन आइडियाज कुछ इसेंशियल होते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। वो इसेंशियल कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कौन से हैं, वो हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। और फिर जो मेन आइडियाज होते हैं उनको सब आइडियाज में भी आगे फर्दर कैटेगराइज किया जाता है, ठीक हो गया? मेन बॉडी के बारे में हम एक डिटेल बात अभी करने वाले हैं। फिलहाल आपको इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से समझना है और फिर उसके बाद कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे ऐसे में। इनको यहाँ जरा डिटेल में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाकी बातें तो हमें हमारी अभी बाद में हो जाएंगी जब हम आइडियाज के डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इसके बाद फिर हम आगे कुछ और लेक्चर्स भी रखेंगे कि जिसमें हम एग्जाम्पल लेके, एक एग्जाम्पल तो इसी ऐसे में होगी ना इंशाल्लाह इसी लेक्चर में, लेकिन आगे चल के फिर डिफरेंट टॉपिक्स लेके हम उनके ऊपर ऐसे राइटिंग किया करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एक ऐसे अच्छा ऐसे लिखा जाता है। तो इसके बाद मेन बॉडी के बाद फिर आगे चलते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? ओवरव्यू ऑफ द मेन आइडियाज। ये जो ऊपर मेन आइडियाज है ना, जिनमें से कुछ इसेंशियल आइडियाज है और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आइडियाज हैं, इन आइडियाज का ओवरव्यू ओवरव्यू देना। क्योंकि ये सारे मेन आइडियाज थीसिस स्टेटमेंट से ही निकले होते हैं, इसलिए फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ओवरव्यू ऑफ द मेन आइडियाज हम कह रहे हैं, ये असल में अ रिफ्लेक्शन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। ये थीसिस स्टेटमेंट का एक रिफ्लेक्शन है जो अदर वर्ड्स में है, ठीक है? और फिर उसके बाद सिंथेसिस ऑफ मेन आइडियाज ऑफरिंग सॉल्यूशन और अ वे फॉरवर्ड। उन्हीं सब मेन आइडियाज को सिंथेसाइज करके, उन्हीं सारी आइडियाज को सम अप करके, जंबल अप करके उन सब आइडियाज को इकट्ठा करना, उसको हम कहते हैं सिंथेसिस, ठीक है? अगर मैं आपको एक बात कुछ इस तरह से बताऊं कि जिस तरह से हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं और कंक्लूजन लिखते हैं, ये जरा गौर से इस बात को सुनना है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है कि हुक स्टेटमेंट एक जनरल आइडिया है, उस जनरल आइडिया से आप अपनी अप्रोच को नैरो डाउन करते करते थीसिस स्टेटमेंट तक लेके आते हैं, ठीक है? और जो कंक्लूजन होता है वो आप समझ लें कि स्टार्ट ही थीसिस स्टेटमेंट के आइडिया से किया जाता है और उसको एक्सपेंड करके फिर हुक वाली वर्डिंग पे लेके आते हैं, हुक वाली चीजों की तरफ तकरीबन लेके जाते हैं, जो कि मेन आइडियाज को सिंथेसाइज करके एक ओवरव्यू और जनरल आइडिया दे रहा होता है, वो कंक्लूजन, ठीक है? इसके बारे में जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके सामने रखेंगे तो आप ज्यादा बेहतर वे में इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे। अच्छा जी। तो इसके बाद हम इस पूरे स्ट्रक्चर को हासिल करने के लिए हम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की तरफ जाएंगे। तो प्लानिंग एंड एक्सपोजिटरी एसे, एक एक्सपोजिटरी एसे को प्लान करने के लिए हमें 6 डिफरेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं। सबसे पहले है जी अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। टॉपिक जब हमारे पास आता है तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है।
पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, और अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक में मेन टॉपिक और थीम को फाइंड आउट करना। दिस इज आवर बेसिक कंसर्न है। मैं कुछ एग्जांपल्स लेके ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। द मेजर प्रॉब्लम्स इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे ऐसे का टॉपिक है। इस टॉपिक में आप जरा गौर करें कि मेन आइडिया क्या है एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारा मेन टॉपिक है। आगे उसकी एक डायरेक्शन, उसका एक सब टॉपिक प्रॉब्लम्स जो है वो हमारा थीम है। तो यहां से आपको ये समझ आ गई होगी कि आपके टॉपिक के अंदर जो ज्यादा बड़ा आइडिया होता है वो मेन टॉपिक होता है, और जो उसकी डायरेक्शन दी गई होती है, डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग, वो थीम है। तो इस तरह से एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान ये मेन टॉपिक है और प्रॉब्लम्स जो है वो थीम है। ऐसे ही एजुकेशन एन एजेंट ऑफ चेंज, एजुकेशन मेन टॉपिक है। चेंज, किस तरह से एजुकेशन चेंज लेके आती है, वो इसका थीम है। ऐसे ही द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान एक मेन आइडिया है और इसका फ्यूचर ये इसका थीम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, एक और टॉपिक देख लें, गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। मैंने वैरायटी ऑफ मेथड्स जो के टॉपिक के होते हैं वो आपके सामने रखे हैं। यहाँ पे इन के साथ है, यहाँ पे डैश के साथ है, यहाँ पे ऑफ के साथ है। मतलब 1 और 4 जो है वो प्रेपोजिशन के साथ हैं। ये एक डैश के साथ है सेकंड वाला टॉपिक, और 4 वाला एंड के साथ है। ये एंड वाला टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। कैसे भला? कि गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी जब हम कहते हैं तो गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी ये दोनों ही एक पैरेलल वे में हमारे सामने हैं। तो अगर दोनों पैरेलल वे में हमारे सामने हैं तो फिर हम इसमें से किसको बड़ा आइडिया कहेंगे और किसको छोटा आइडिया कहेंगे, यानी कि किसको मेन टॉपिक समझेंगे और किसको थीम समझेंगे। ये देखने में तो मुश्किल लगता है, लेकिन ओवरऑल ये कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि एक तरह से आसान है। एक तो पहली बात ये है कि आप गौर से देखें, इनमें से ज्यादा बड़ा आइडिया कौन सा है? क्या गुड गवर्नेंस अच्छा आइडिया है, या डेमोक्रेसी अच्छा नहीं बड़ा आइडिया, मेन आइडिया वो कौन सा है? मेन टॉपिक वो डेमोक्रेसी है या गुड गवर्नेंस है? तो जाहिर है वो डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी है। क्योंकि डेमोक्रेसी के बहुत सारे फीचर्स हैं और उनमें से एक फीचर गुड गवर्नेंस भी है। तो इसका मतलब है गुड गवर्नेंस एक लिमिटेड आइडिया है, डेमोक्रेसी एक बड़ा आइडिया है। तो जो बड़ा आइडिया होगा वो मेन टॉपिक होगा और जो छोटा आइडिया होगा वो थीम होगा। वेरी सिंपल। अच्छा, अब इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो एक एग्जांपल हमारे सामने है। क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हम कर रहे हैं, इन्हीं चारों टॉपिक्स में से एक एग्जांपल लेके मैंने अब आगे फर्दर स्टेप्स को आपके सामने रखना है। तो जो पहली एग्जांपल है, द मेजर प्रॉब्लम्स इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ये एग्जांपल लेके मैं आपके सामने ये सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन करूंगा। द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, इसमें सेकंड स्टेप पे आता है टारगेटिंग द इशू और प्रॉब्लम। जो भी इशू या प्रॉब्लम है ना, उसको टारगेट करें कि हमने ये तो समझ लिया कि टॉपिक के अंदर मेन आइडिया कौन सा है, मेन टॉपिक कौन सा है और थीम कौन सा है। अब इसके बाद क्या समझना है? इसके बाद हमने ये समझना है थिंक ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द थीम। वो जो थीम है यानी कि प्रॉब्लम्स, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे सोचें। क्लासिफिकेशन, कि इसको क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है। जैसा कि प्रॉब्लम्स हैं तो एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम कौन सी हैं, टीचर्स की प्रॉब्लम कौन सी हैं, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, ओवरऑल सिस्टम की प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, इस तरह की मतलब क्लासिफिकेशन।
या फिर कोई डिस्क्रिप्शन है या कुछ फर्दर एग्जांपल्स हैं आपके सामने आ जाएं। एग्जांपल्स ओवरऑल कंट्री लेवल पे बहुत सारी एग्जांपल्स आपको प्रॉब्लम्स की मिल सकती हैं। ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट है, कोई कॉज और ये इफेक्ट हो सकता है, कोई कंपैरिजन और कंट्रास्ट हो सकता है, सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटीज वगैरह वगैरह। मतलब ये है कि आपने जो भी थीम अपने टॉपिक में से निकाला है, उस थीम के बारे में सोचना है कि उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या-क्या बनते हैं। अच्छा, फिर वो सोचने के बाद फिर आपने अपने इस थीम को ब्रेक डाउन करना है लॉजिकल कैटेगरीज में। ये जो इस पे आपने सोचा है, इसमें लॉजिकल कैटेगरीज में जाके आपने इस पे ब्रेक डाउन करना है। लॉजिकल कैटेगरीज का मतलब क्या है कि जो इस टॉपिक के साथ रिलेट करते हैं। अब जाहिर है कि हर थीम के साथ क्लासिफिकेशन तो फिट नहीं हो सकती, हर थीम के साथ डिस्क्रिप्शन या एग्जांपल्स फिट नहीं हो सकती, कॉज एंड इफेक्ट हर एक के साथ फिट नहीं हो सकती। इसका मतलब फिर क्या है कि जो जिसके साथ ज्यादा बेहतर लग रहा है, लॉजिकल वे में उनकी कैटेगरीज बन रही हैं और थीम को फर्दर डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, वो आप बनाने की कोशिश करें। तो इसके लिए फिर आगे नेक्स्ट स्टेप पे जब हम चलते हैं, तो उन डिफरेंट कैटेगरीज को जब हम सोचते हैं उनके बारे में, तो उनमें से हमें दो तरह के आइडियाज मिलते हैं, इसेंशियल एंड कॉम्प्लीमेंट्री आइडियाज। अपने थीम में अगर हम देखें, तो हमारा मेन आइडिया तो एक ही है ना, प्रॉब्लम्स, जो हमारा इसेंशियल पॉइंट है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो मैंने एक नई टर्म आपके सामने रखी है, इसेंशियल आइडियाज एंड द मेन एंड द कॉम्प्लीमेंट्री आइडियाज, ये क्या है, ये समझने की जरूरत है। देखें, आपके ये सारे मेन आइडियाज हैं इस थीम के हवाले से, जिन पे आपने अभी अभी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम पे सोचा है। अब हम जरा मटेरियलाइज करते हैं और आपके सामने मैं एक एग्जांपल के तौर पर ये सामने सारी चीज लेके आ रहा हूँ कि देखिए हमसे एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स के बारे में टॉपिक दिया गया और हमें कहा गया कि प्रॉब्लम्स बताएं। तो जो चीज हमें थीम के अंदर गिवन है, वो तो हमारा इसेंशियल आइडिया। लेकिन उस इसेंशियल आइडिया को एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए, एक अच्छी तरह से स्टार्ट करके एंड पॉइंट तक, कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ और आइडियाज की भी जरूरत है। और वो जो आइडियाज हमारे इसेंशियल आइडियाज को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और हमारी बात को एक कंप्लीट बात बनाएंगे, वो आइडियाज कॉम्प्लीमेंट्री आइडियाज है। यानी कि प्रॉब्लम्स वाला आइडिया तो हमने सबसे ऊपर लिख लिया कि जी प्रॉब्लम्स पूछा गया है, प्रॉब्लम्स तो हमने बताने ही बताने हैं, प्रॉब्लम्स के बगैर तो कुछ आ रहा ही नहीं है। अच्छा, लेकिन अब जाहिर है जब प्रॉब्लम्स हैं, तो वो किसी ना किसी सिचुएशन में है, किसी स्टेटस में है, किसी बैकग्राउंड के साथ है। ठीक हो गया। फिर जब वो उनका कोई बैकग्राउंड है, तो फिर कुछ कॉजेस भी हो सकती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसी ना किसी कॉज की बेस पे ही हैं। तो कॉजेस का बताना भी जरूरी हो गया। अच्छा, और अब जब प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर उनका सॉल्यूशन भी तो बताना पड़ेगा कि उनको मसले को सॉल्व कैसे करें, इशू को रिजॉल्व कैसे करें, वो तो बताना पड़ेगा ना। तो इसके लिए ये सॉल्यूशन आ गया। एंड इसका मतलब ये है कि एक इसेंशियल पॉइंट है जो कि टॉपिक में मौजूद है और टॉपिक की बेसिक रिक्वायरमेंट है। बाकी तीन हमने इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आइडियाज ऐड किए हैं कि वो उस आइडिया को सपोर्ट करेंगे। तो दूसरे लफ्जों में इसेंशियल आइडियाज वो होते हैं जो टॉपिक की बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री आइडियाज वो होते हैं जो उस बेसिक रिक्वायरमेंट वाले आइडियाज को कंप्लीट करके कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि वो आइडिया हमें ज्यादा समझ आए। इसके बाद है इसके बाद है आगे हमारा इससे नेक्स्ट स्टेप। तो हमारा ये जो थर्ड स्टेप है कि जब हम अपने इसेंशियल आइडियाज और कॉम्प्लीमेंट्री आइडियाज को डिसाइड कर लेते हैं,
उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि अब इन आइडियाज को हमने मटेरियलाइज कैसे करना है और इनको मेन आइडियाज कैसे बनाना है। ये जो 3 और 4 वाला स्टेप है ना, ये तकरीबन एक ही है। ये तकरीबन एक ही है कि जब आप अपने इसेंशियल आइडियाज और कॉम्प्लीमेंट्री आइडियाज को फाइंड आउट कर लेते हैं तो वही तकरीबन आपके मेन आइडियाज होते हैं। ठीक है। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आइडियाज को इकट्ठा करके कोई एक मेन पॉइंट बनाना चाहें। ठीक है, मेन आइडिया बनाना चाहें। अब यहाँ पे जरा मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि मैं 3 टर्म्स यूज कर रहा हूँ: मेन आइडियाज, इसेंशियल आइडियाज, कॉम्प्लीमेंट्री आइडियाज। मैं 3 टर्म्स यूज कर रहा हूँ। तो इन तीनों टर्म्स का आपस में ताल्लुक ये है कि मेन आइडियाज की ही दो आगे कैटेगरीज हैं: इसेंशियल आइडियाज और कॉम्प्लीमेंट्री आइडियाज। ये इनमें ताल्लुक है आपस में, और इसेंशियल और कॉम्प्लीमेंट्री को मैं पहले डिफरेंशिएट कर चुका हूँ, इसलिए मेरा ख्याल है उसमें फर्दर बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि हम अपने मेन आइडियाज को डिसाइड कर लेते हैं, इनमें से कोई इसेंशियल हो सकते हैं और कोई कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो ये डिसाइड हो गया कि प्रॉब्लम्स, बैकग्राउंड, कॉजेज और सॉल्यूशन, ये हमारे मेन आइडियाज। अब इन मीडिया मेन आइडियाज को सीक्वेंस देना है, इनको आपने एक खास तरतीब में लाना है कि ये ऐसे के में लिखने के काबिल हो जाएं, क्योंकि ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप ये देखें जरा कि मैं पहले तो मैंने प्रॉब्लम्स ऊपर लिखा हुआ क्योंकि वो एसेंशियल था, लेकिन अब इस पॉइंट पे आके मैंने क्या किया, ये मैंने सीक्वेंसिंग में आके बैकग्राउंड ऊपर कर दिया। बैकग्राउंड ऊपर आ गया और प्रॉब्लम्स नीचे आ गया, फिर कॉजेज, फिर सॉल्यूशन। ये इसका एक लॉजिकल पॉइंट बनता है। हाँ, किसी और सिचुएशन में हो सकता है कि आप ये मुनासिब समझें कि कॉजेज पहले लिख दें, प्रॉब्लम्स बाद में लिख दें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि प्रॉब्लम्स पहले इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स आपके एसे को एक क्लाइमैक्स देगा, हाइट देगा, हाइट ऑफ आइडियाज देगा, और आपका रीडर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अगर कॉजेज पहले लिखेंगे, प्रॉब्लम्स बाद में लिखेंगे ना, तो आपके आइडियाज में एक तरतीब तो फिर भी मौजूद रहेगी, लेकिन वो एक तरह से ना कह लें कि इंटरेस्ट जो है वो रीडर की वो उस तरह से नहीं बन पाएगी। अच्छा, अब हम इससे आगे चलते हैं। तो नंबर 6 पे फिर हम है कि प्रॉपर आउटलाइन कैसे बनाना है। अब जाहिर है तरतीब तो हम मेन आइडियाज की लगा चुके हैं। अब मेन आइडियाज की तरतीब लगाने के बाद याद रखें, ये जो मेन आइडियाज हैं, इनकी तरतीब लगाने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने ये चीजें बन जाएंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब ये असल आउटलाइन की तरफ हम जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसके बाद कॉजेज हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन है, और उसके बाद फिर कंक्लूजन। ठीक है। बैकग्राउंड इफ रिक्वायर्ड मैंने इसलिए लिखा है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें बैकग्राउंड कोई ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत ना हो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक या दो पैराग्राफ एक कोई बैकग्राउंड बताने पे लगाए जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल लगाएं। और अगर नहीं लगाए जा सकते तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हम बैकग्राउंड मिस भी कर देते होते हैं, क्योंकि छोटा मोटा बैकग्राउंड तो हम इंट्रोडक्शन में ही बता देते हैं। जो अगर बैकग्राउंड को ज्यादा लेंथ नहीं चाहिए, तो आप जो हुक स्टेटमेंट से लेकर थीसिस स्टेटमेंट तक अपने इंट्रोडक्शन को लाते हैं, तो बीच में जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपके टॉपिक का बैकग्राउंड बता देता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है। तो इसलिए बैकग्राउंड वाली चीज यहाँ पे ऑप्शनल है। अच्छा, अब जब हम ये मेन आइडियाज हमने डिसाइड कर लिए, तो इन मेन आइडियाज के साथ अगर हम सब के ऊपर एक एक पैराग्राफ बना के ऐसे लिखें, तो 6 पैराग्राफ्स का ये आपका ऐसे बन जाएगा। ये तो है शॉर्ट ऐसे। लेकिन हम अपने अपना सीएसएस और पब्लिक सर्विस कमीशन के जो प्रोविंशियल पीएमएस वगैरह जो एग्जाम्स हैं, उनमें अगर हम देखें तो हमें मिनिमम 1500 वर्ड्स का ऐसे लिखना पड़ता है प्रोविंशियल लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं, और मोर देन 2000 वर्ड्स का, 2000 टू 3000 वर्ड्स का ऐसे लिखना पड़ता है सीएसएस में जो हमारा फेडरल लेवल का एग्जाम है। तो उसके लिए फिर जरूरी है कि हम इस इन आइडियाज को फर्दर एक्सपेंड करें।
और वो फर्दर एक्सपेंड करने के लिए ज़रा देखिए कि हम किस तरह से करेंगे। हम जो इसके मेन आइडियाज़ हैं, उन मेन आइडियाज़ में से कुछ मेन आइडियाज़ के फर्दर सब आइडियाज़ लिखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, इसके ये कुछ 9 आइडियाज़ लिख दिए हैं, ठीक है? अच्छा, फिर आगे नेक्स्ट में देखें, तो प्रॉब्लम्स वाले तो हो गए, लेकिन अब मैंने असल में डिफरेंट स्लाइड्स इसलिए बनाई हैं ताकि ज़रा इमेज बड़ा हो, साइज़ बड़ा हो, तो आपको समझ ज़्यादा आए। अदरवाइज़ तो वो भी इसका पार्ट है और एंड पे जाके मैं आपको बता देता हूँ, एक कंप्लीट आउटलाइन भी आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पे मेजर कॉजेज़ बताई हैं, ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स की कॉजेज़ भी हैं। अच्छा, और इसके बाद ज़रा ये देखिए कि अब मैंने सॉल्यूशन बताया है, ठीक है? ये इसकी कोई 7 पॉइंट्स हैं सॉल्यूशन के या वे फॉरवर्ड के, और एंड पे फिर कंक्लूजन, राइट? अच्छा, अब इसका ये वाला ज़रा देखिए, ये कंप्लीट आउटलाइन मैंने एक ही पूरे स्लाइड में आपके सामने शो कर दिया, 2 कॉलम्स में है। जो जो बातें जो मैंने पिछली 3 स्लाइड्स में चीज़ें इकट्ठी की हैं, अलग-अलग की थी, अब उनको इकट्ठा कर दिया है। ये आपका एक कंप्लीट आउटलाइन बन गया है, द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स इन पाकिस्तान, ठीक है? अब इसमें पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होगा, दूसरा बैकग्राउंड कुछ देंगे, फिर प्रॉब्लम्स पे आ जाएँगे। अब प्रॉब्लम्स पे जब आएँगे, तो इन सब के ऊपर आप एक-एक पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक हो गया? फिर इन सब के ऊपर फिर उसके बाद कॉजेज़ पे आएँगे, तो 3 कॉजेज़ पे हैं। और ये एक-एक पैराग्राफ इनके ऊपर होगा। सॉल्यूशन पे आएँगे तो इनके ऊपर एक-एक पैराग्राफ होगा और एंड पे ये, तो आप ज़रा गौर करें कि 1, 2 और उसके बाद 9 ये 11 प्लस 3 14 प्लस 7 21 एंड 22, और फिर दरमियान में कुछ छोटे पैराग्राफ्स जब हम एक मेन आइडिया, अब यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स के मेन आइडिया को छोड़ के मेजर कॉजेज़ की तरफ जब हम जा रहे होंगे, तो एक हमें ट्रांजिशन पैराग्राफ भी छोटा-सा देना पड़ेगा और इसी तरह से वो यहाँ पे भी देना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह से करके हमारे बैकग्राउंड से प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हुए, प्रॉब्लम से कॉजेज़ की तरफ जाते हुए और कॉजेज़ से सॉल्यूशन की तरफ जाते हुए हमें एक-एक पैराग्राफ देना पड़ेगा, तो 3 वो हमारे ट्रांजिशन पैराग्राफ्स बन जाएँगे और वो मिला के हमारे कोई 25 पैराग्राफ्स का ये ऐसे हमारे सामने तैयार हो जाएगा। और हर पैराग्राफ की जो लेंथ है, वो 100 वर्ड्स मोर और लेस होती है, या कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकती है किसी सिचुएशन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई 2500 से 2500 से 3000 वर्ड्स का ये ऐसे बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, अगर इस हवाले से आप मज़ीद कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह आप इसमें यूज़ करें तो। तो इस तरह करके ये एक तरह से आपके सामने इस टॉपिक के ऊपर एक वेल मेड आउटलाइन तैयार हो गया, ठीक है? अब इस आउटलाइन को यूज़ करते हुए हमने फर्दर एसेज के आउटलाइन बनाने हैं और उनके ऊपर एसेज लिखने हैं। ये हमारा इसके बाद फर्दर इसका टारगेट है। तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाह रहा था एक्सपोजिटरी एसे के हवाले से। बाकी इसकी फर्दर प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।